दोस्तों, हमारी कायनात का साइज इतना बड़ा है जिसमें लाइट को भी बाहर जाने में अरबों खरबों साल लग जाएंगे। और ये बात आप जान लें कि लाइट हमारी कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है। इससे तेज चीज हमारी कायनात में कोई नहीं है। लेकिन साइंसदानों ने हाल ही में ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढा है जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। इसलिए नासा और इलॉन मस्क ने एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया है जिसकी स्पीड रोशनी के बराबर है, जिसके जरिए हम नेपच्यून का सफर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों में कर सकते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सन 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जिसकी स्पीड 61,000 किलोमीटर फी घंटा थी। उसके बाद 2006 में न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जिसकी रफ्तार 85,000 किलोमीटर फी घंटा थी। और फिर 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया जिसकी रफ्तार 5 लाख किलोमीटर फी घंटा थी। ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। इससे ज्यादा तेज स्पेसक्राफ्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे ये तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट भी रोशनी के सामने बहुत स्लो है। रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और ये स्पेसक्राफ्ट इसके 1% हिस्से के बराबर नहीं है। सिंपल अल्फाज में हमारे पास कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर हमें क्यों लाइट की स्पीड के बराबर ट्रैवल करने वाला स्पेसक्राफ्ट चाहिए। तो ये बात आप जान लें कि हमारी कायनात में अरबों खरबों स्टार्स, सियारे, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन वह हमसे इतनी दूर हैं। यहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी के जरिए जाने में हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन हम रोशनी की रफ्तार से वहाँ कुछ ही दिन और सालों में जा सकते हैं। और आज ऐसा कोई भी इंजन हमारे पास नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। लेकिन नासा में काम करने वाले एक साइंसदान ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उस साइंसदान ने एक ऐसे तेज तरीन इंजन को डिजाइन करने का दावा किया है जो लाइट की स्पीड के 99.05% की रफ्तार से चल सकता है, वो भी बिना किसी रॉकेट फ्यूल से। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम वैक्यूम में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो जैसे जैसे वो चीज बॉक्स के एंड से टकराएगी वैसे वैसे वैक्यूम भी उस चीज के ऑपोजिट मूव करेगा। लेकिन ये किसी भी चीज को आगे लेकर जाने का सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम उस चीज पर लाइट की स्पीड से फोर्स लगाएं, क्योंकि लाइट की स्पीड पर फिजिक्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं, अगर हमने उस चीज पर लाइट की स्पीड से फोर्स लगा दी तो वो चीज लामहदूद हद तक वजनी हो जाएगी और बहुत ज्यादा मास के साथ बॉक्स के एंड से जुड़ जाएगी, जिससे बॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और कुछ ऐसे ही काम करता है डॉक्टर बर्न्स का इंजन। लेकिन अगर इतनी स्पीड से ये स्पेसक्राफ्ट किसी को जरा से भी टच करे तो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी है तो आप किसी से भी राब्ता नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सिग्नल आप तक आएंगे उनकी स्पीड भी लाइट की स्पीड जितनी होगी। यानी सामने कोई भी खतरा हो, आप किसी से भी राब्ता नहीं कर पाओगे। इसका सोल्यूशन क्या होगा, नीचे कमेंट्स करके बताएं। इसके बाद बात करते हैं जापान के बनाए गए इंजन की। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने 27 जून 2021 को ये अनाउंस किया कि उन्होंने रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन को टेस्ट कर लिया है। असल में उस दिन उन्होंने स्पेस में S520-31 साउंड रॉकेट भेजा था जिसमें 500N क्लास RDE इंजन लगा हुआ था। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में नासा, ईसा और कई दूसरी स्पेस एजेंसी कई सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आज तक इसे नहीं बना पाए। लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी ने RDE इंजन को कामयाबी से टेस्ट किया है। लेकिन ये RDE इंजन होता क्या है? इस इंजन में बहुत सारे एक्सप्लोजन किए जाते हैं जो इसी इंजन के अंदर रोटेट करते हैं और फिर ये इंजन बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करता है जिससे स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको डिटेल से समझते हैं। RDE इंजन में डेटोनेशन वेव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। ये वेव्स इंजन को रोटेट करने वाले हिस्से में ट्रेवल करती हैं। इस पार्ट में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए इसके अंदर फ्यूल को डाला जाता है। रोटेट होने की वजह से इसके पार्ट में एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं। अगर एक बार इंजन को स्टार्ट कर दिया जाए तो ये एक्सप्लोजन खुद ब खुद होते रहते हैं। पहला एक्सप्लोजन नए एक्सप्लोजन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे एनर्जी बाहर निकलकर स्पेसक्राफ्ट को पुश करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल तरीके से फ्यूल को इस्तेमाल करने के बजाय एक्सप्लोजन के तरीके में इतना ज्यादा फ्यूल की इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे इंजन का क्या फायदा है। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये इंजन दूसरे रॉकेट्स के मुकाबले में 25% कम फ्यूल को खर्च करता है। यानी ना सिर्फ ये फ्यूल को कम कंज्यूम करता है बल्कि ये बहुत ज्यादा सस्ते भी हैं।
जिसकी वजह से साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त तक सेफ है जब इसमें एक्सप्लोजन एक सेफ्टी के साथ करवाए जाएं, लेकिन अगर ये एक्सप्लोजन अनकंट्रोल होके तो पूरे का पूरा स्पेसक्राफ्ट तबाह हो सकता है। यानी एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि JAXA ने इसे कामयाबी से टेस्ट कर लिया है और सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। जापान के साइंसदानों का कहना है कि हमारा मकसद इस टेक्नोलॉजी को 5 सालों में कंप्लीट करना है और फ्यूचर के मिशन में रेगुलर इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम इसको ज्यादा टेस्ट करें तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएं जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हों, लेकिन ये टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोजन को पूरी तरह से चेंज कर देगी। साइंसदानों का कहना है कि फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हो सकती है और हमें स्पेस में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने के लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत है। लेकिन अभी के हिसाब से इस इंजन की स्पीड बाकी के इंजन के मुकाबले में बहुत कम है। साइंसदान का कहना है कि हम इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर लेकर जा सकते हैं। अगर हम लाइट के बराबर नहीं लेकर जा सकते तो उसकी आधी स्पीड जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने पूरे सोलर सिस्टम का एक चक्कर एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में जा पाएंगे। अगर हम ऐसे इंजन को बना लेते हैं तो साइंसदान सबसे पहले प्रोक्सिमा सेंटोरी पर जाएंगे, जो हमारा करीबी सोलर सिस्टम है, और फिर हम इसका इस्तेमाल एलियंस को ढूंढने के लिए भी करेंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है और इसमें कोई ना कोई खास बात जरूर है। ये बात आप जान लें कि नासा आर्मी के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। नासा 2010 से लेकर अब तक इसके 500 से ज्यादा टेस्ट कर चुकी है और अरबों रुपए भी लगा चुकी है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा रशिया भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपने प्लान लगा रहा है ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर सके। यानी इस टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई खास बात जरूर है, जिसकी वजह से सारी दुनिया की स्पेस एजेंसी इस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है और वह इस टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस को ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने का ख्वाब भी देख रहे होंगे। ये बात आप जान लें कि ये एक ख्याली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। जापान ने इसको कामयाबी से टेस्ट कर लिया है। आप देखते हैं कि क्या हम इसके जरिए रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।